हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेकर आ गया हूं नया टॉपिक जो कि है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, जो कि हमने ये निष्कर्ष निकला था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यही सेम बात रहेगी उत्तल दर्पण के लिए भी। ठीक है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जहां पर आर और एफ ये दोनों चिन्ह के साथ लेने हैं। ये कैसे लेने हैं? चिन्ह के साथ। क्योंकि एक टॉपिक रह गई थी जिसका नाम है चिन्ह परिपाटियां, जो कि एक छोटी सी टॉपिक है। आइए इसे समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटियां क्या होती हैं। ठीक है, देखिए चिन्ह परिपाटियों में क्या होता है कि जो राशियां हैं ये सब, ठीक है, ये किस साइन के साथ होंगी, ये चिन्ह परिपाटी से ही हमें समझ में आती है बात। तो ये हो जाएगा चिन्ह परि, एक मिनट, चिन्ह परिपाटियां। चिन्ह परिपाटियां क्लियर है? चिन्ह परिपाटियां। चिन्ह परिपाटियां क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं ये एक दर्पण बना दिया, ठीक है, हाँ, ये दर्पण हो गया। तो ये बच्चों हो गया दर्पण। अगर वस्तु यहां पे रखी हुई है, हाँ ये वस्तु रखी हुई है, तो अगर वस्तु, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान देना, ये क्या है? मुख्य अक्ष। हाँ ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक। हाँ, अगर आप वस्तु को क्या करते हैं कि यहां पे रखे हैं आप मुख्य अक्ष के ऊपर, तो आप वस्तु की हाइट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैसा कंसीडर करेंगे? हाँ, पॉजिटिव लेंगे। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है तो वो धनात्मक मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? धनात्मक, पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक, अब ये वस्तु है तो वस्तु से ये निकलेगी प्रकाश की किरण। तो प्रकाश के किरण की मतलब आपतित किरण की डायरेक्शन ये है, तो आपतित किरण ये है, तो आपतित किरण की जो दिशा है वो यही है। यही है ना आपतित किरण की दिशा। ठीक, तो आपतित किरण की दिशा धनात्मक ली जाएगी। तो यहां पे धन दिशा होगी। कैसी दिशा है ये? हाँ, ये वाली धन दिशा होगी। और आपतित किरण की जो विपरीत दिशा होगी, आपतित किरण की दिशा ये है और इसके विपरीत की दिशा ये होगी, ये। तो ये कैसी मानी जाएगी? ऋण दिशा। कैसी दिशा होगी? हाँ, ये ऋण दिशा है। ऋण दिशा का मतलब ये है कि अगर आप इधर चलते हैं, देख लेना, ध्यान देना, ये पोल है। अगर पोल से आप इधर चल रहे हैं तो आपको निगेटिव साइन लेना है। कैसी साइन लेना है बच्चों? निगेटिव साइन। बहुत बढ़िया। ठीक, अगर आप आपतित किरण की दिशा में चलते हैं, ये आपतित किरण है, ये है आपतित किरण। हाँ ठीक, आपतित किरण की दिशा में चलते हैं तो आपको कैसा लेना है? हाँ, आपको साइन पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे उसके विपरीत में चलेंगे तो निगेटिव। हाँ, और मुख्य अक्ष के ऊपर अगर आप हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई चीज बन रहा है, जैसे प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। और वहीं पे अगर मुख्य अक्ष के नीचे आ रहे हैं, तो अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? कुछ नहीं है चिन्ह परिपाटियों में बच्चों, कुछ नहीं है। बस क्या करना है आपको कि आपतित किरण की अगर दिशा में कोई भी दूरी को मेजरमेंट करेंगे, जैसे ये आपतित किरण की दिशा हुई, अगर इस दिशा में अगर दूरी का मेजरमेंट करते हैं पोल से, ठीक, तो वो पॉजिटिव कंसीडर करिएगा। कैसा साइन लीजिएगा? पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक, अगर वहीं पे पोल से आपतित किरण के विपरीत दिशा में मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन
विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो आप निगेटिव साइन लीजिएगा। कैसी साइन लीजिएगा? निगेटिव। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो उसे धनात्मक कंसीडर करेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए, यहां पे समझिए, ठीक, यहां पे देख लीजिए बच्चों, जैसे कि ये मैंने एक दर्पण ले लिया, ठीक, हाँ ये हो गया दर्पण और ये हो गया पोल। अब ये हो गया फोकस, ठीक, और यहां पे हो गया वक्रता केंद्र। अब हमें ये देखना है बच्चों कि फोकस दूरी इस अवतल दर्पण की, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी ये हमें देखना है। तो देखिए सभी दूरियों को, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि सभी दूरियां हाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से क्या की जाएंगी? मापी जाएंगी। ठीक है, हाँ अब यहां पे देखिए दर्पण से, देखिए यहां पे ध्यान देना, देखिए दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से लिखते हैं। और आपको सभी दूरियां कहां से मापनी है? ध्रुव से मापनी है। तो जब आप ध्रुव से मापेंगे इधर, तो देखिए आप इधर चल रहे हैं और आपतित किरण की दिशा क्या है? विपरीत है। आपतित किरण के दिशा के विपरीत चल रहे हैं, आप इस दिशा में चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप इस दिशा में चल रहे हैं ना, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ऋण दिशा। ऋण दिशा मतलब निगेटिव साइन लेना है। कैसा साइन लेना है बच्चों? हाँ निगेटिव साइन लेना है। ये आपको समझ में आई बात? तो यहां पे अगर मैं देखूं ये जो फोकस दूरी होगी अब वो कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? निगेटिव। उसी तरीके से जब आप वक्रता त्रिज्या को लेकर चलेंगे ध्रुव से, तो वक्रता त्रिज्या को लेकर चल रहे हैं तो देखिए आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी वाली डायरेक्शन है बच्चों? निगेटिव डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव। ठीक, तो यहां पे इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी आर, वो भी केस में हो जाएगी? निगेटिव में हो जाएगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हाँ सभी दूरियों को आप दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अगर आप ध्रुव से माप रहे हैं और आपतित किरण के विपरीत दिशा में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ध्रुव से करना है, ठीक है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मेजरमेंट करेंगे तो आप चिन्ह ऋणात्मक लीजिएगा। और आपतित किरण के ही दिशा में अगर आप मापन कर रहे हैं तो चिन्ह धनात्मक लीजिएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वस्तु है तो उसकी हाइट धनात्मक मानी जाएगी और मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी हाइट ऋणात्मक मानी जाएगी। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो धनात्मक। बस यही तो है चिन्ह परिपाटियां। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? समझ में आ गया? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसे मैं अब कर रहा हूं क्लीन। और अब टॉपिक आ गई दर्पण सूत्र। क्या चीज बच्चों? दर्पण सूत्र। आज की टॉपिक है दर्पण सूत्र की दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, हाँ तो हेडिंग लगा लेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को कहते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं? हाँ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? ध्यान देना। ठीक, मिरर फार्मूला। ठीक, अरे यार मच्छर सब
हैक कर दे रहे हैं बोर्ड को। ठीक, कहाँ कहाँ तक हैक कर दे रहे हैं भाई, हटो। ठीक, हाँ, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र की बात चल रही है बच्चों, दर्पण सूत्र की बात चल रही है, मिरर फार्मूला जिसे कहते हैं। ठीक है, कि दर्पण सूत्र क्या है, तो ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए, गोली दर्पण की, गोली दर्पण की के फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति व प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति को आप किससे लिखेंगे, यू से, व प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी के मध्य संबंध, संबंध स्थापित करना, स्थापित करना दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र कहलाता, हाँ, दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, दर्पण सूत्र कहलाता है। क्लियर है, ठीक, बढ़िया, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दर्पण सूत्र, कि दर्पण सूत्र है क्या ना। ठीक, तो सबसे पहले आप बना लीजिए दर्पण। तो यहां पे मैं बना रहा हूं बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, हाँ ध्यान देना, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है और इस पर लगा दिया जाए पॉलिश। ये रही पॉलिश। ठीक है, चलिए, और ये हो गया मुख्य अक्ष P। ठीक, अरे ये तो ध्रुव हो गया और ये रहा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या रखा हुआ है, फोकस, और यहाँ पे है मतलब फोकस पॉइंट है ये, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, ये रहा दर्पण का पोल यानी ध्रुव, और ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक, अब यहां पे एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है यहां पे। ठीक, ये रही वस्तु। अब वस्तु से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरण। वस्तु से क्या निकलेगी बच्चों, प्रकाश की किरण। एक मिनट, वस्तु से निकलेगी प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। ठीक है, वस्तु से निकलेगी प्रकाश की किरण, और वह प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ध्यान देना, वो फोकस से होकर चली जाती है। किससे होकर, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक,
ये फोकस से होकर चली गई। ठीक, अब वस्तु से दूसरी किरण हम निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियरिटी थोड़ा सही है, चलिए फिलहाल ठीक ही है। हाँ, अब दूसरी किरण लेकर आ रहे हैं हम पोल पर। कहां पर? पोल पर, ध्यान देना। हाँ, ये रहा पोल। ठीक, और ये पोल से आ रही है तो ये किससे होकर जाएगी? ये आपको मालूम है, जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे ये किरण चली जाएगी। ठीक, चलिए बढ़िया, सही है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब ये ध्यान देना कि ये जो किरण है ऐसे आ रही है, ये वाली ऐसे, और यहां से टकराई, ये ऐसे चली गई, और ये वाली ऐसे। किरणें एक दूसरे को यहां पे क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। तो बच्चों यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। वस्तु का अगर नाम दे दें ए बी, तो इसका नाम पड़ जाएगा ए डैश और इसका बी डैश। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक, हाँ, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट, और ये रहा प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, और एक बात देखना, ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष यहां पे एक अभिलंब की तरह है। किसकी तरह है? अभिलंब की तरह। हाँ, ये बात ध्यान देना, ये किसकी तरह है बच्चों? अभिलंब की तरह है। क्योंकि ये वाला जो एंगल बनेगा जितना, उतना ये वाला भी एंगल बनेगा, क्योंकि यहां पे प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब से जो आपतन कोण बनता है और परावर्तन कोण बनता है, वो परावर्तन के नियम से क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, जहां पे इंसिडेंट हो रहा है, ये वाली रेज जहां पे इंसिडेंट कर रही है, उसका नाम एम दे देते हैं, और यहां से एक लंब डाल लेते हैं प्यारे बच्चों, जो कि पी के अति निकट है, और वो है एन। क्या है? एन। यानी एन और पी एक दूसरे के काफी क्या हैं? निकट हैं। एन और पी एक दूसरे के काफी निकट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब यहां पे एक चीज लिख लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक जो है, इसको बोलते हैं वस्तु की स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु की स्थिति। हाँ, ध्यान देना बच्चों, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वस्तु की स्थिति, और इसको लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। वस्तु की स्थिति को यू से। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, ए डैश से पी तक ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश से लेकर पी तक क्या है? प्रतिबिंब है ना। ये यहां देखिए, यहां प्रतिबिंब है, और ए डैश से पी तक अगर देखा जाए तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति अगर मैं बात करूं तो ए डैश से लेकर कहां तक है? पी तक है ना। हाँ, दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उस दूरी को v से लिखते हैं और कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तो ए डैश पी को बोलेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, और इसे नोट करेंगे v से। किससे नोट करेंगे? v से। क्लियर है? ठीक, अब यहां पे ध्यान देना कि P से लेकर F या F से लेकर P जो है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं F से लेकर के P, या कह लीजिए F से लेकर के N, क्योंकि N और P एक दूसरे के करीब ही हैं। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी। हाँ, इसको बोला जाता है फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से नोट करते हैं। किससे? स्मॉल f से। और आपको ये पता होना चाहिए कि C से लेकर P को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या
कहते हैं और इसको नोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, हाँ इतनी चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं इस चित्र में, किसमें बात कर लेते हैं बच्चों, इस चित्र में बात कर लेते हैं। ठीक, ये चित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए चित्र में अगर मैं बात करूं, चित्र में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले त्रिभुज की बात करता हूं, किसकी, हाँ देखिए बी ए पी में, बी ए पी व दूसरा त्रिभुज की बात करता हूं किसमें, देखना ध्यान देना, ए डैश बी डैश, या कह लीजिए कि बी डैश ए डैश पी में, बी डैश ए डैश पी में, इसमें बात चल रही है। ठीक, ये वाला फिगर में आपको क्लियर होगा कि बात कर रहे हैं बी ए पी, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको। ठीक, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें बात चल रही है इस वाले त्रिभुज में, और एक बात चल रही है इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो पूरा त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, हाँ इसमें बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों कि इसमें ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, हाँ ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री। और ये अगर थीटा मान लें तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई ना कि ये वाला जो ए वाला कोण दिख रहा है, हाँ त्रिभुज किसमें बात कर रहे हैं, ए बी ए पी में। तो बी ए पी में अगर मैं बात करूं तो जो कोण ए है ये बराबर दिख रहा है किसके, बी डैश ए डैश पी के बराबर है ना, यानी ए का कोण और ए डैश का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में क्या है, बराबर हैं, जो कि कितने हैं बच्चों, 90 डिग्री। कितने के बराबर हैं, 90 डिग्री के क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर है, बढ़िया है। ठीक, अब आ जाइए इस वाले में, तो कोण जो P आप देख रहे हैं ना, हाँ इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए बी पी ए, बी पी ए ये बराबर है किसके, कोण, हाँ किसके बराबर है, कोण बी डैश पी ए डैश के क्या है, बराबर है। और ये कैसे बराबर है, तो ये बराबर है बच्चों परावर्तन के प्रथम नियम से। प्रथम नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, परावर्तन के नियम से क्या है, बराबर है। तो जब इन दो त्रिभुज में बात चली तो दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा वाला जो कोण होता है बच्चों, त्रिभुज का तीसरा जो कोण होता है, वो जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जब किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुजों को बोलते हैं समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। तो आप यहां पे कह सकते हैं, हाँ यहां पे आप बोल सकते हैं कि, ध्यान देना, इसको कह सकते हैं कि अतः यह एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों, समरूप त्रिभुज है। अतः यह एक समरूप त्रिभुज है। और जब यह समरूप त्रिभुज है, ये अगर समरूप त्रिभुज है बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक।
समरूप त्रिभुज की बात यह होती है कि समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी योग्य की ये बात है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत भुजा कहलाएंगी, ठीक है। हाँ, और इनका अनुपात और इस वाले संगत भुजा के अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो जब बराबर होंगे बच्चों तो चलिए आइए करते हैं, ये प्रॉपर्टी है समरूप त्रिभुज की कि संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, संगत भुजा के बारे में मैं बात करूं अगर, तो ए डैश बी डैश की संगत भुजा है ए बी, क्या है, ए बी, ठीक। तो ए डैश बी डैश की संगत भुजा हो गई ए बी, क्या हो गई, संगत भुजा, यानी इस वाले की संगत भुजा ये वाला हो गया, ठीक। और ये बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए डैश से लेकर पी तक, क्योंकि त्रिभुज की अब ये वाली भुजा हो गई यहां से लेकर यहां तक, ठीक। समझ में आई बात। तो ये बराबर होगा किसके, ए डैश पी, ठीक। और अनुपात किसका करेंगे, ए से लेकर पी तक करेंगे, ए से लेकर पी तक। तो देखिए इस वाली भुजा की संगत भुजा ये वाली थी, ए डैश पी की संगत भुजा है ए पी, तो मैंने इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, अनुपात कर दिया। और इसको बोलेंगे क्या, समीकरण एक बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण एक बोलेंगे। बहुत बढ़िया, इसे बोला जाएगा समीकरण एक, क्या बोला जाएगा, समीकरण एक, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, हाँ अब इसको एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से जैसे आपने यहां पर बात की है उसी तरीके से अब आप यहां पर बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चले बढ़िया है। अब आप इधर बात करेंगे बच्चों, क्या बात करेंगे, जैसे आपने इन दोनों त्रिभुज को लेकर चला है उसी तरीके से अब दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। और किसको किसको लेकर चलेंगे, तो चित्र में देखिए, ठीक है, चित्र में अगर मैं बात करूं तो बच्चों ध्यान देना, अब बात चलेगी किसकी, ए डैश बी डैश पी की, सॉरी एक मिनट, हाँ इसकी तो हो गई थी ना, हाँ अब ये वाली बात चलेगी, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ए डैश बी डैश एफ, और एम पी एफ में, एम पी एफ, ए डैश बी डैश एफ, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व एम पी एफ में, इसमें अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। हाँ अब जैसे यहां पे काम हुआ है ना एकदम सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस इधर भी हमको करना है, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है वैसे यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक। जो आपने लंब डाला है ना मुख्य अक्ष पर वो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि कोण जो ए डैश है, ठीक, और यहाँ पे जो कोण पी है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण पी बन रहा है लंब से, ध्यान देना लंब से, ठीक, हाँ कोण जो पी बन रहा है कहां से, लंब से, एम पी, अरे एम एन जो लंब डाला गया है, एम एन जो लंब डाला गया है वो मुख्य अक्ष से 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, हाँ यहाँ पे अगर मैं इसको पी नाम दे दूं, ये वाला अगर एंगल पी है सपोज, ठीक, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बच्चों, 90 का हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरी बात ये है कि अब आ जाइए यहां पर, तो देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण थीटा और ये वाला भी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। किससे भाई, यानी एफ वाला जो कोण आप देख रहे हैं ना, ये इसमें किसमें भाई, हाँ ए डैश और एफ बी डैश बराबर, ठीक है, एम एफ पी, ठीक, समझ में आई बात। एम एफ पी कह लीजिए या चाहे एम एफ एन कह लीजिए, ठीक है,
में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, तो संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से, या कह लीजिए शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण थीटा, ये देखिए संगत कोण है या चाहे शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये इन कोण से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। वही हमने बात यहाँ पे क्या कर दी, लिख दी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। जब ये दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ये तो एक 90 वाला और ये दोनों आपस में बराबर हैं संगत कोण के हिसाब से। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है। इसमें कोई शक है क्या, नहीं ना, ठीक। चलिए, तो जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अतः आप कह सकते हैं कि अतः यह एक समरूप, हाँ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की यही बात होती है कि समरूप त्रिभुज की अगर मैं संगत भुजाओं का अनुपात ले लूं तो वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ए डैश बी डैश की संगत भुजा अब बन जाएगी एम एन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एम एन कह लीजिएगा या चाहे एम पी कह लीजिएगा, क्योंकि जो एन पॉइंट है ना वो पी पॉइंट के काफी क्लोज है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, समझ में आई बात, ठीक। तो ए डैश बी डैश, यहां पे ध्यान देना बच्चों, ए डैश बी डैश की संगत भुजा हो गई एम एन या चाहे एम पी। ठीक, तो हम यहां पे एम पी बोल दे रहे हैं। ठीक, एम पी, आप एम एन भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या है, बहुत क्लोज हैं। तो संगत भुजाओं का हमने अनुपात किया, पहली संगत भुजाओं का अनुपात कर लिया, अब दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात करना है। तो देखिए अब दूसरी भुजा क्या हो गई, देखिए ए डैश एफ, इसकी संगत भुजा हो जाएगी एफ पी। क्या हो जाएगी, एफ पी। ठीक, ए डैश एफ की संगत भुजा हो जाएगी एफ पी। तो अब यहां पे ए डैश एफ की संगत भुजा, ठीक, संगत भुजा हो जाएगी हाँ एफ पी, एफ पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, यहां से वो क्या बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, बात ये है कि जो आपने एमपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एमपी। ठीक, एमपी, ये एमपी जो है ना, ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं देखूं ये, तो ये ए बी की क्या होगी, बराबर होगी। तो एमपी की जगह आप अब लिख सकते हैं उसे क्या, ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये बन क्या जाएगा, ए डैश बी डैश अपान में ए बी, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश एफ अपान में एफ पी। और इसको बोल देना समीकरण क्या, 2। इसको बोल देंगे समीकरण 2। सही है, बढ़िया है। चलिए ठीक, तो समीकरण 1 हो गया और समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 हो गए ना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, समीकरण 1 और 2 को। ठीक, तो अब यहां पे कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर मैं देखूं तो ये वाला देखना बच्चों, इस वाले पार्ट को, हाँ ठीक, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना। समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो सेम है। क्या है, सेम है ना। हाँ, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब ये दो आपस में बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो आप इसे दिखा सकते हैं कि ए डैश पी अपान में ए पी बराबर हो जाएगा बच्चों ए डैश एफ अपान में एफ पी के, क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये आ गई कि भाई अब हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा, नोटेशन को देखना पड़ेगा। जरा देखिए नोटेशन को, यहाँ पे क्या है बच्चों, ए डैश पी ना, ए डैश पी, ए डैश यहाँ पे और पी यहाँ पे, ए डैश पी, ए डैश पी को कहा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, और इसे किससे लिखेंगे, वी से। इसको किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे, ठीक है। हाँ वी से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, एक मिनट, ठीक, चलिए इसको तो मूव अब करना ही पड़ेगा, ठीक। हाँ ए डैश पी को अब लिखा जाएगा वी से, और एपी जो था, एपी अगर मैं देखूं तो यहां पे इसको लिखा जा रहा है यू से, ठीक है। और बराबर में अब आगे आ जाइए, फिर मूव करिए, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों, देखिए जैसा कि एपी को वस्तु की स्थिति कहा गया था और यू से लिखा गया था, ए डैश पी को प्रतिबिंब की स्थिति बोली गई थी और इसे वी से लिखा मैंने। अब बात ये आ जाती है कि बच्चों यहां पे ध्यान देना, अब बात यहां पे देखिए, अब यहां पे ए डैश एफ है, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। ए डैश एफ है और एफ पी है, तो ए डैश एफ इसको तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ए डैश एफ है ही नहीं करे, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, ए डैश से लेकर एफ तक की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ए डैश एफ की दूरी, ए डैश से लेकर एफ तक की दूरी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी, ध्यान देना, अगर ए डैश पी में से, टोटल डिस्टेंस में से, यानी ए डैश पी में से अगर एफ पी को माइनस कर दूं, घटा दूं, तो यही वाली दूरी शेष बच जाएगी, यानी ए डैश एफ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, ए डैश एफ को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बच्चों, अरे यार, इसको लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, एफ पी, ठीक। अब समझ में आ गई बात, चलिए बढ़िया, ठीक। अब देखिए अब क्या किया गया है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहां से, अब यहां से ये हो गया v और ये हो गया u, और बराबर में a डैश p, a डैश p को बोला गया v, बहुत बढ़िया, माइनस, ठीक। अब यहां पे क्या बोला गया, fp बोला गया है, क्या बोला गया है, fp, f से लेकर p तो होती है फोकस दूरी, तो इसको हम लिख लेंगे f, और ये अपान में फिर fp है, तो ये भी क्या हो जाएगा, f, ठीक है। चले बहुत बढ़िया, अब आगे आते हैं, अरे भैया, ओहो पार्टीशन आ गया, ठीक, इसमें शेप में। अब आगे बात कर लेते हैं, अब क्या करना है हमें, ये ध्यान दीजिए, ठीक। अब हम चिन्ह परिपाटियां लेंगे, क्या लेंगे, चिन्ह परिपाटियां। अभी हमने पहले बात की थी इसी में चिन्ह परिपाटियां के बारे में, लेने पर, चिन्ह परिपाटियां लेने पर, लेने पर, जब आप चिन्ह परिपाटियां लेंगे तो ध्यान देना, इस फिगर में आ जाना बच्चों, ठीक। हाँ इस डायग्राम में आ जाइए आप। अब देखिए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं v की, अरे पहले u की मैं बात कर लेता हूं, तो u को देखा जाए तो a से लेकर p तक की डिस्टेंस, a से लेकर p तक की डिस्टेंस u कहलाती है, u कहलाती है, यहां पे मैंने लिखा भी हूं, ठीक है u। तो u अगर मैं देखूं तो आपको मापना कहां से है, डिस्टेंस वगैरह कहां से मापना है, ध्यान दीजिए, आप कहां से मापेंगे बच्चों, यहां उसको तो मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन पिछले में ही मैंने आपको बता दिया था ना कि आप पोल से मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो देखिए आप P से चल रहे हैं A की तरफ, तो बताइए आपतित किरण की दिशा के विपरीत आप चल रहे हैं, तो बताइए निगेटिव साइन होगा कि नहीं। तो अगर एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों,
चलिए, बड़ा सिस्टम लगा है। ठीक, तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं, देखना, ध्यान देना। चिन्ह परिपाटियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप क्या कर रहे हैं कि आप जब मेजर कर रहे हैं तो आपको पी से मेजर करना है ना, पोल से मेजर करना है, पोल से मापनी है दूरियों को। तो आप पी से किधर चलेंगे, ए की तरफ चलेंगे। तो बताइए, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? आपतित किरण के विपरीत दिशा में। देखिए ये आपतित किरण की दिशा है तो ये दिशा हो गई पॉजिटिव। कैसी दिशा हो गई बच्चों? पॉजिटिव दिशा हो गई। ठीक, और ये वाली जो दिशा होगी, ये वाली दिशा, ये होगी निगेटिव। कैसी दिशा होगी? निगेटिव होगी। ठीक, तो ये, हाँ, ये वाली दिशा तो हो गई पॉजिटिव, ये वाली दिशा हो जाएगी निगेटिव। क्लियर है? तो देखिए, आप देखिए पी से चल रहे हैं ए की तरफ, तो पी से ए की तरफ चल रहे हैं तो देखिए यही वाली आप रास्ता रूट चल रहे हैं ना, आपतित किरण के विपरीत में, तो आपको साइन निगेटिव लेना है। तो इस प्रकार से u किस में हो गया? निगेटिव में हो गया। किस में हो गया? निगेटिव में। अच्छा, प्रतिबिंब देखिए यहां पे बना हुआ है, प्रतिबिंब यहां पे बना हुआ है बच्चों। तो P से A की तरफ चल रहे हैं तो फिर आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि V भी कैसा लेना है? निगेटिव। तो V भी भैया हो गया निगेटिव। ठीक, फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं तो P से F तक आएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। फोकस दूरी भी किस में हो गई? निगेटिव में हो गई। ठीक, अब क्या रह गया बच्चों? वक्रता के त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को आप देखिए, पोल से आएंगे इधर तो ये भी किस में हो गया? निगेटिव में हो गया। यानी ये जो सारी राशियां हैं ये किस में दिख रही हैं? निगेटिव साइन में दिख रही हैं। किस साइन में दिख रही हैं बच्चों? निगेटिव साइन में दिख रही हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक, तो जब ये निगेटिव साइन में दिख रही हैं तो आइए इन्हें हल करते हैं। ठीक, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। तो आगे चला जाए। लेक्चर थोड़ा काफी लेंदी हो गया है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आइए v कैसा लेंगे? v कैसा लेंगे बच्चों? v कैसा आप लेंगे? निगेटिव लेंगे, तो ये माइनस का v हो गया। u कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे, तो माइनस का u हो गया, बराबर। ठीक, v कैसा लेना है? निगेटिव। चलिए, ये ऑलरेडी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। f कैसा लेना है? इसको भी भैया निगेटिव ले लीजिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आ जाइए, f कैसा लेना है? फिर से निगेटिव लेना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो v अपान में क्या मिलेगा? u मिलेगा। बहुत बढ़िया। और ये माइनस का v, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस। ठीक, और ये माइनस का क्या हो गया? f। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कैंची काट गुणा कर दीजिए। तो जब आप कैंची काट गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस का ये हो जाएगा एफ वी। ठीक, बराबर में, अब इनका इनके साथ गुणा कर देंगे तो ये u, और ये अंदर क्या है? माइनस का v और प्लस का f। चलिए गुणा करिए, तो माइनस एफ वी बराबर, अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर के बाद ये हो जाएगा माइनस का, माइनस का बच्चों ध्यान देना, हाँ ये हो जाएगा uv। ठीक, और फिर यहां पे गुणा कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा uf। क्या हो जाएगा? uf। अब इसको बोल लेना समीकरण 3। क्या बोल लेना? समीकरण 3। तो अब यहां पे कहना पड़ेगा कि समीकरण 3 में, किसमें? हाँ, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में एफ वी यू से भाग देने पर। ठीक, तो जब आप दोनों पक्षों में एफ वी यू से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो ये क्या है? माइनस एफ वी अपान में एफ वी यू हो जाएगा, बराबर माइनस यू वी है, और भाग कर देंगे एफ वी यू से। बहुत बढ़िया, प्लस में ऊपर क्या है? यू एफ है, और भाग हो जाएगी एफ वी यू से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो जब कोई समस्या नहीं है बच्चों तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, ठीक।
चलिए इधर आ जाइए। तो देखिए अब इसमें जब आप आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए एफ वी से एफ वी को क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, और यूवी से यूवी को क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना, यू एफ से यू और एफ को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। जब आप कैंसिल कर देंगे तो इस साइड आपको मिलेगा क्या, इधर मिलेगा माइनस का 1 और बटे में यू बच रहा है। चलिए भाई लिख लीजिए, इधर क्या बच रहा है, माइनस का 1 बाई एफ बच रहा है, लिख लीजिए। ठीक, और फिर प्लस का क्या बच रहा है बच्चों, हाँ 1 अपान वी बच रहा है, 1 अपान में वी। ठीक है, तो अब एक काम करिए कि ये जो आप माइनस वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, आप इसको एक काम करिए इस साइड लेकर आ जाइए और इस वाले को इधर लेकर चले जाइए। ठीक, तो जब ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 1 बाई एफ, और ये जब उधर जाएंगे तो ये किसमें हो जाएंगे बाबू, निगेटिव है तो इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये एक रिलेशन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। किनके बीच, एफ के, वी के और यू के। तो जब ये संबंध स्थापित हो गया एफ वी यू के बीच, जो कि ये यहां पर दर्शाया गया है, ठीक, यही कहलाता है बच्चों दर्पण सूत्र। क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्पण सूत्र को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसको बोलेंगे दर्पण सूत्र। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, दर्पण सूत्र बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिरर फार्मूला जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसी की सहायता से क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, न्यूमेरिकल को इसी की सहायता से क्या करेंगे, लगाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या है फार्मूला, 1 बाई एफ बराबर 1 अपान वी और प्लस में 1 अपान यू। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। और जैसे मैंने सिद्ध किया है, आप नोट्स क्या करिए, बनाइए और सीरियल वाइज आराम से क्या करिएगा, लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और बच्चों आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है जरूर। ठीक है, चलिए।